हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोगों को, भाई सारे व्यूअर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय आपके अपने चैनल आलोक सर जीके जीएस पर। तो आलोक सर जीके जीएस पर आपको सभी क्लासेस लगातार मिल रही हैं। ये क्लास आपकी एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे विद्यार्थी जो एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से मेरे साथ यहाँ पर जरूर जुड़िए। डेली 11 बजे आप लोगों को ये क्लास मिलेगा, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, तो फटाफट से टेलीग्राम पे आप लोग वाजपेयी सर जीके जीएस ये आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है, तो वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हो उस लिंक पर क्लिक करके। दूसरी बात, मेरा एक ऐप है आलोक सर जीके जीएस के नाम से ऐप है। जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद में ये सर्च करना है आलोक सर जीके जीएस, इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग हमारी सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो ऐप पर भी कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ऐप पर मैं 2 कोर्स आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। एक कोर्स आपका एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के लिए है, मॉर्निंग में रहेगा 1 तारीख से। और आपका जो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का जो कोर्स है वो आपका इवनिंग में रहने वाला है। तो इन दोनों कोर्सेज में इनरोलमेंट जरूर कीजिए। तो अभी तुरंत आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कीजिए आलोक सर जीके जीएस, इस तरीके का सिंबल दिखेगा, लोगो दिखेगा, और आप लोग फटाफट से उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में इसमें इनरोलमेंट कर लीजिए दोनों कोर्सेज में। जिस कोर्स में आप तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम की, उसको इनरोलमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और आज पॉलिटी स्पेशल क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। कल हम लोगों ने हिस्ट्री स्पेशल क्वेश्चंस की बात की थी, आज पॉलिटी स्पेशल क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच प्रेसिडेंट वाज अ मेंबर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी फाउंडिंग पार्टी। फटाफट आंसर करोगे। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक पार्टी के सदस्य कौन से राष्ट्रपति थे? देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जामिया मिलिया इस्लामिया ये जो विश्वविद्यालय है, इस की जो संस्थापक जो पार्टी थी, इसके जो सदस्य थे, जब विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, इसके संस्थापक जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे हैं और पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। दोनों बात आप लोगों को ये जाकिर हुसैन साहब के बारे में पता होनी चाहिए। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ये भी पॉइंट इनके बारे में क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु अमंग दीज वाज द फर्स्ट मुस्लिम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया, इसमें क्या दिया गया, एक्टिंग, यानी कि भारत के पहले मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है। और अभी हमने आपसे बताया था कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लगाओगे, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति तब भी डॉक्टर जाकिर हुसैन लगाओ। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया पहले मुस्लिम कार्यवाहक, तो पहले मुस्लिम कार्यवाहक अगर पूछा जाएगा तो थे भाई आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह। लेकिन कार्यवाहक हट जाए, केवल लिख कर के आए पहले मुस्लिम, तब आप डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आपको लगाना है। पहले मुस्लिम, पहले कार्यवाहक मुस्लिम मोहम्मद हिदायतुल्लाह, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। कलाम साहब को भारत रत्न से नवाजा गया था 1997 में। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द सेकेंड प्रेफरेंस वोट्स। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो द्वितीय चरण की या दूसरी वरीयता के वोटों से जिनको चुना गया, या दूसरी चरण की मतगणना से जो प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए। अमूमन होता क्या है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है वो जो भी अपना प्रेसिडेंट का उम्मीदवार खड़ा करते हैं इलेक्शन में, लगभग लोकसभा में राज्यसभा में सभी में उनके जबरदस्त सदस्य होते हैं, तो बहुत बम्पर जीत होती है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दूसरे चरण की मतगणना की जरूरत पड़ी, जब बराह वेंकट गिरी साहब जो हैं, ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो दूसरे चरण की मतगणना से निर्वाचित हुए थे। मैं यहां पर बता दूं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और एकल संक्रमणी मत पद्धति, 2 पद्धतियों पर आधारित होता है। तो इसमें जब भी कोई वोट डालते हैं तो वोट वैल्यू काउंट होती है, पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरी बात, वोट प्रायोरिटी में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ABCD 4 लोग खड़े हुए इलेक्शन में, तो वोट सभी को देना है, आपको अपना प्रेफरेंस देना है कि भाई बी को नंबर 1 पे चाहते हो, सी को नंबर 2 पे चाहते हो, इस तरीके से। तो प्रायोरिटी, इसीलिए इसका नाम है STB सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा। नीलम संजीव रेड्डी की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं
ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी साहब निर्विरोध भी निर्वाचित हुए थे, ये भी आपको याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारे में। भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान को बनाने के लिए एक जो संविधान सभा थी, इसका विचार सबसे पहले एम.एन. राय ने 1934 में दिया था। और ये संविधान सभा की पहली जो मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन पहले स्थायी अध्यक्ष नहीं, पहले स्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1937 में सेशन हुआ है, जो इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और विशेषता थी गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन, ये फैजपुर में हुआ था, तो ये 1937 थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष बाद रिटायर होते हैं? हम लोग राज्यसभा के बारे में अमूमन जानते हैं कि राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा के रिगार्डिंग, पढ़ते हैं ना। लेकिन यहां पर सवाल पूछा गया इंटरनेशनल कोर्ट, इसके भी 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, लेकिन प्रति कितने वर्ष बाद? ये रिटायर होते हैं प्रति 3 वर्ष बाद। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो 1/3 सदस्य राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य वो प्रति तीसरे वर्ष रिटायर होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, दोनों में डिफरेंस है, और इसमें अधिकतर विद्यार्थी ये लगा के आते हैं जो गलत है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑफेंस इज इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि किसी अपराध का कोई भी ऑफेंस है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है? जब भी कोई अपराध हो जाता है, मान लीजिए एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, उसकी जांच कौन करेगा? उसका भाई जो थाना प्रभारी है उसके द्वारा उसकी स्वीकृति से वहां पर जांच की जाएगी। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? वो इंस्पेक्टर जो है वहां का कोतवाल, वो एक चार्जशीट बनाएगा। मान लीजिए कोई मर्डर का मामला है, किसी का मामला है, चार्जशीट बनाएगा। चार्जशीट बना करके बाद में उस चार्जशीट के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करेगा, उनको कोर्ट में दाखिल कर देगा, कोर्ट में हाजिर कर देगा, पुलिस का काम खत्म। अब आगे काम कोर्ट का होगा। तो ये पुलिस हमेशा जो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। कोई भी दंडाधिकारी नहीं शुरुआत में, कोई भी तहसीलदार नहीं, कोई भी न्यायिक दंडाधिकारी नहीं, ये सब बाद का मामला होता है। अन्वेषण करेगा कौन? पुलिस अधिकारी। वो तो भाई कौन करेगा? न्यायालय क्या करेगा? दंड देने का काम करेगा। भाई एक जिनके ऊपर आरोप लगा है वो अपने वकील करेंगे, जो बचाव वाले हैं वो अपने वकील करेंगे, चलता रहेगा मामला। संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है शक्ति के विभाजीकरण पर, शक्ति के पृथक्करण पर, न्यायिक स्वतंत्रता पर। तो आंसर होना चाहिए भाई इसका अविभाजीकरण पर संसदीय न्याय प्रणाली ये स्थापित होती है। When was the preamble of the Indian Constitution amended? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? हम लोग जानते हैं प्रियम्बल में 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और इसी 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी से जोड़े गए थे ये समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1976। 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा करके उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है, याद रखना है। 1988 को सेबी बनता है, सेबी जो है ये आपका 1988 को बनता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एज अ सोर्स ऑफ पावर, यानी कि कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? याद रखना है, जब भी हम बात करेंगे शक्ति के रूप में सर्वोच्च संविधान आता है। ठीक है, ये नहीं कहेंगे शक्ति के संविधान है, संविधान का पालन भी ये भी करते हैं। ठीक है ना, हमेशा जब भी कहते हैं ना कि राष्ट्रपति साहब के ऊपर महाभियोग लग गया तो क्यों लगता है? संविधान का अतिक्रमण के कारण। तो संविधान सर्वोच्च है, याद रखना है हम लोगों को। संसद की जब भी बात करेंगे, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर के संसद कहलाते हैं। संसद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 79 में है। राष्ट्रपति की बात करेंगे, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है।
राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल नंबर 52 में है। अगला सवाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कन्विक्शन इंक्लूड्स, यानी कि वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है क्या? प्रदर्शन करने का अधिकार है, सिनेमा दिखाने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार है, सभी के सभी अधिकार जो हैं ये इसमें शामिल हैं, याद रखना है। संपत्ति का अधिकार कहां पर शामिल किया गया था? 44वें संविधान संशोधन से 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके 300A में शामिल किया गया और विधिक अधिकार के रूप में, एक लीगल राइट यानी कि एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, 5 प्रकार की रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल एज अ वायलेशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, कौन सा आर्टिकल जो है वो धूम्रपान करना जो है ना लोक स्थान पर, जो पब्लिक प्लेस है उन पर धूम्रपान करेगा अगर कोई व्यक्ति, तो कौन से आर्टिकल का उल्लंघन करेगा? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21 का। ठीक है। 79 में हम लोग जानते हैं यार संसद है, और 14 हम लोग जानते हैं विधि के समक्ष समता, ये 14 से रिलेटेड हो जाता है। अगला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर, यानी कि जो भारत की संविधान सभा है किसके अंतर्गत गठित की गई थी? तो हम लोग जानते हैं संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? 1946 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? 1942 में आया। ठीक है। माउंट बेटन प्लान की बात करेंगे तो 3 जून 1947 को ये माउंट बेटन प्लान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा इसमें कथन जो है वो सही है? जो राज्य पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पूरे देश में या उसके किसी भी हिस्से में आर्टिकल 352 के तहत जब वो नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो लगा सकते हैं किसके आधार पर? हम लोग जानते हैं नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में है, 3 बेस होते हैं, युद्ध, बाह्याक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ये तो होगा, बाह्याक्रमण भी होगा। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन से हटा करके इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था, याद रखना। आंतरिक अशांति की जगह तो युद्ध, बाह्याक्रमण और सशस्त्र विद्रोह 3 कंडीशन है। आंतरिक अशांति अब नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि जो 1 और 2 ये दोनों आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। शुरुआती में दौर में जब ये शुरू हुआ तब युद्ध, बाह्याक्रमण, आंतरिक अशांति था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर है? यहां पर देख सकते हो मैंने लिख दिया, इसलिए ये देखिए 44वां संविधान 1978, मूल शब्द आंतरिक अशांति के बदले डाला गया था कौन सा? सशस्त्र विद्रोह, ये शब्द डाला गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में शामिल है कौन सा? देखिए, जब भी हम लोग अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, हम लोग आर्टिकल भी जानते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, याद रखना है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख किया गया है, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर से लिए गए हैं, याद रखना है। अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के अध्यक्ष और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं है। देखिए, बहुत बढ़िया, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं है। दूसरा है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। हम लोग जानते हैं ना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभाएं, 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम लोग बात करते हैं तो LS + RS के ऑल मेंबर्स ये कह देते हैं ना, तो भाई ये तो एकदम 100% सही हो गया। पहला वाला गलत है। क्यों गलत है भाई? राज्यसभा के अध्यक्ष और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बिल्कुल होते हैं, अभी आपने देखा उपसभापति थे, हरिवंश नारायण सिंह थे ना। तो
ये बात तो सही है, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है पदेन सभापति वो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखना, लेकिन ये बात गलत है, उपसभापति होते हैं सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा पर संसदीय समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोक लेखा समिति पर देखो, लोक लेखा समिति में सबसे पहले ये 25 मेंबर वाली बात गलत है, 22 मेंबर होते हैं। 22 में 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, टोटल 22 हो गए। तो ये तो स्टेटमेंट एकदम सरासर गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सरकार के विनियोग और वित्तीय लेखों की जांच करता है, 100% सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करता है, 100% सही है। और इसी के बाद में अंतिम रिपोर्ट ये लोकसभा स्पीकर को सौंपता है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी सही है, ए वाला गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य अगर कोई है किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में, कब तक लॉ प्रैक्टिशनर होना चाहिए? तो 10 वर्ष तक भाई वो वकालत के अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? छत्तीसगढ़ का गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से किया गया, सरासर गलत, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य बनने वाला पहला संघ शासित प्रदेश था, बिल्कुल सही, पहले संघ शासित प्रदेश के रूप में हुआ। फिर अब मणिपुर संघ शासित प्रदेश बनने वाला पहला था। ठीक है, संघ शासित प्रदेश बनने वाला पहला था, ये भी बात सही है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बी और सी। कैसे? इस बात में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश बन गया, 56 में। फिर 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश अधिनियम द्वारा राज्य संसद द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को एक राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अपने पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के साथ भारतीय संघ का 18वां राज्य बन गया। अभी हाल ही में यहां चुनाव होने वाले हैं। मणिपुर राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया और मणिपुर के पहले भारतीय मुख्य आयुक्त रावल अमर सिंह ने पदभार भाई वहां पर ग्रहण किया था। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। मणिपुर 1962 तक भारत का केंद्र शासित प्रदेश था। 1972 में भारत के भीतर पूर्ण राज्य का दर्जा उसको प्राप्त हुआ। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं। कैग के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, कैग जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह हटाया जा सकता है जिसका आधार 1 है। ठीक है, कैग का पद जो कार्यकाल है वो 5 साल है, बिल्कुल गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। इनका होता है 6/65 कैग का। ठीक है, तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर मैंने लिख दिया गया 48 से लेकर 151 तक है। और सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं। इनको भारत का सबसे बड़ा अकाउंट ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। अंबेडकर साहब ने कह दिया था सीएजी साहब के बारे में कि ये बड़े संविधान के बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी हैं और इनको सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहते हैं। अब आ गई बात अटॉर्नी जनरल, जिनको भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में हम लोग जानते हैं। इनके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। सबसे पहला एकदम सही है, आर्टिकल 76 से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सॉलिसिटर जनरल जो इनका सहयोगी होता है उसके लिए संविधान में कोई भी आर्टिकल नहीं है, संविधान द्वारा नहीं बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए मैंने यहाँ पर सीएजी वाला जो बताया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन फर्स्ट 5-year प्लान ऑन 2 अक्टूबर 1952 और ये आपका बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, 57 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम हम लोग जानते हैं 52 में आया, 57 में समिति थी बलवंत राय मेहता। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कार्य की जांच करने के लिए, उनके बेहतर कामकाज के उपायों का सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी और इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इसका नाम बलवंत राय मेहता समिति रखा गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप प्लानिंग कमीशन से शुरुआत करेंगे तो जल्दी समझेंगे। हम लोग जानते हैं प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बना। उसका हमेशा जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता था वो प्रधानमंत्री होता था। 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग लाए
और नीति आयोग जो आया, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया, कह दिया नीति आयोग है। लेकिन नीति आयोग का भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होता है। अब यहां पर जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री होंगे, तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं? हमेशा राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, द आंसर विल बी प्रेसिडेंट। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन घूम गया लेकिन आंसर वही है कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं, क्योंकि नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। यह आपको याद रखना है। लोकसभा स्पीकर कभी भी अपने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। एज अ मेंबर प्रोटेम स्पीकर उसको शपथ दिलाता है, लेकिन वो कभी भी अपने स्पीकर पद की शपथ नहीं लेते हैं, याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर को भारतीय संविधान में सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, याद रखना। Who is authorized to appoint a public prosecutor for a district? जो जिले में लोक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार है, किसको प्राधिकृत किया गया है? तो हम लोग जानते हैं राज्य शासन करता है। राज्य शासन के द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार है। What is the quorum of the International Court of Justice? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति क्या है? कोरम क्या है भाई? कितने नंबर मिनिमम जो होंगे जज तभी कार्रवाई होगी। तो हम लोग जानते हैं टोटल कितने जज हैं यार? 15 जज हैं। लेकिन जब तक 9 नहीं होंगे तब तक वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। द कोरम इज 9 जस्टिस। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपका बनता है 2002 में। कब बनता है? 2002 में। ठीक है भाई, याद रहेगा। 1950 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन बनता है। 2000 की बात करेंगे, 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड की स्थापना होती है सन 2000 में। ये सब याद रखना है। समता दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, होगा नहीं। 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, होगा नहीं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, होगा नहीं। तो 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है भाई, हु वाज द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? जो संविधान सभा थी उसके डिप्टी स्पीकर कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे इसके डिप्टी स्पीकर थे। भीमराव अंबेडकर की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं यह संविधान के पिता हैं। ये संविधान के पिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी.एन. राव साहब संवैधानिक सलाहकार होते हैं। और एस.सी. सिन्हा साहब ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष हालांकि इनको माना गया है। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग होती है इन्हीं की अध्यक्षता में होती है, याद रखना है। निम्नलिखित में से संविधान में कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से नहीं ली गई है? दोनों सदन में लिए गए हैं, हम लोग जानते हैं। संसदीय सरकार ली गई है, जानते हैं। उच्चतम न्यायालय या संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार, तो याद रखना है उच्चतम न्यायालय जो है ये आपका नहीं लिया गया है। कहां से? इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के डिस्कस किए। तो आप सभी लोग बढ़िया से पढ़िए, सेशन को अधिक से अधिक कमेंट करिएगा और हमारे पेड कोर्स से जरूर जुड़िए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। 1 नवंबर को आपका ये बैच शुरू होगा, इनरोलमेंट कीजिए। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाकर के आलोक सर जीके जीएस, आपको प्ले स्टोर पर आलोक सर जीके जीएस ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से सिंबल दिखेगा रेड कलर पर, AB सर लिखा हुआ, और आप लोग उसको इंस्टॉल कर लोगे। जब आप इंस्टॉल करने के बाद में इनरोलमेंट कर सकते हो। बिहार का जो क्लास है वो 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, बिहार SSC बिहार दरोगा का। सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। और एक बात जरूर, अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और अपने मित्र, अपने जो सखा बंधु जो भी हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन।